गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम टू द कॉमर्स हाउस वंस अगेन। मैं सी राकेश रोशन आपका फिर से स्वागत करता हूं। आइए दोस्तों, आज जो हम डिस्कस करेंगे बहुत सेंसेटिव मैटर है। आज हम बात करेंगे डेथ ऑफ पार्टनर के केस में आपका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कैसे होगा। सबसे पहला चीज़, बेसिक डिफरेंसेस आप एक बार एनालाइज करने का कोशिश कीजिए। कोई भी पार्टनरशिप फॉर्म अगर चल रहा है तो उसमें दो सिचुएशन अराइज होते हैं रिकंस्टिट्यूशन का आउटगोइंग पार्टनर के केस में। एक तो है रिटायरमेंट, जो आपने ऑलरेडी स्टडी कर लिया हुआ है। अब दूसरा आपको टॉपिक जो करना है वो है डेथ ऑफ पार्टनर। तो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट अगर बात की जाए तो ऑलमोस्ट 95% या 98% आपका सेम है, बट थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल डिफरेंसेस है। देखिए, रिटायरमेंट जो है वो आप प्लान करके कर सकते हैं। कोई भी पार्टनर अगर किसी फॉर्म से रिटायर हो रहा है या होना चाहता है तो वो एक प्रॉपर प्लानिंग हो सकती है अमॉन्ग द ऑल पार्टनर्स। बट डेथ का कोई प्लानिंग नहीं है। क्या आप प्लान करके डेथ करोगे? नहीं सर, कोई भी प्लानिंग नहीं हो सकता है। तो दोनों केस में अगर हम एज अकाउंटेंट बात करें तो अकाउंटिंग एंट्री तो अपना क्या रहेगा, सेम रहेगा। बिकॉज अगर आप देख लो कि अगर आपका कोई भी फॉर्म चल रहा है, अगर कोई भी पार्टनर यहाँ पे 1/4/2020 को अगर रिटायर हो रहा था तो हमने क्या क्या किया, सारा का सारा एडजस्टमेंट किया। लाइक दैट, फर्स्ट आपने पीएसआर का एडजस्टमेंट किया, दूसरा आपने गुडविल का एडजस्टमेंट किया, तीसरा आपने रिवैल्यूएशन का एडजस्टमेंट किया, चौथा आपने एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट लॉस का एडजस्टमेंट किया, और पांचवा हमने कैपिटल का एडजस्टमेंट किया। ये सारा का सारा काम डेथ के केस में भी होगा। लेकिन प्रॉब्लम क्या आएगा कि सपोज दैट अभी तक आपको जितना भी क्वेश्चन मिल रहा था उसमें रिटायरमेंट एक पर्टिकुलर बैलेंस शीट डेट के एंड पे हो रहा था या स्टार्टिंग में हो रहा था। तो डेथ के केस में ऐसा हो सकता है कि आपका फाइनेंशियल ईयर चल रहा है और बीच में ही, जैसे मान लेते हैं सपोज दैट वो 29 फरवरी को डेथ कर गया, क्योंकि डेथ का डेट तो बता के नहीं आएगा कि हम इस डेट पे आते हैं। तो हम लोग को एक्स्ट्रा वर्किंग इसमें ये करना पड़ेगा कि जिस भी डेट को डेथ होता है, अब फाइनेंशियल ईयर का लास्ट बैलेंस शीट जो बना हुआ है और अप टू डेट तक का एक नया बैलेंस शीट प्रिपेयर करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि उस डेट तक का जब तक फाइनेंशियल पोजीशन नहीं आएगा हमारे पास, तब तक एनालाइज हम नहीं कर पाएंगे। क्लियर है? तो होप सो आपको एक तो ये कॉन्सेप्ट कि आपका रिटायरमेंट समझ में आ गया था। हम ये मान के चलते हैं, अगर जिन लोगों ने रिटायरमेंट का कॉन्सेप्ट नहीं देखा है तो लेक्चर 1 से लेकर लेक्चर 6 तक जो चैप्टर 4 का है, आपका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, वहां से आप रेफर करके देख सकते हैं। आइए दोस्तों, हम डेथ के कॉन्सेप्ट को एक बार थ्योरेटिकल रीड करते हैं, फिर उस पर कुछ प्रैक्टिकल्स करेंगे और इसके अंदर क्या क्या चीज़ें होंगी वो हम डिस्कस करते हैं। आइए तो एक थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट की ओर बढ़ते हुए, देखिए यहाँ पे कह भी रहा है आपका डेथ के केस में डेथ ऑफ पार्टनर, बेसिक डिफरेंसेस बिटवीन रिटायरमेंट रिटायरमेंट और डेथ ऑफ पार्टनर में क्या क्या बेसिक डिफरेंसेस है उसको देख लेते हैं। कहता है द बेसिक डिफरेंसेस बिटवीन टू सिचुएशन आर, पहला आपका जो सिचुएशन है डिफरेंसेस का, दैट रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर में बी प्लान्ड। ठीक है, तो अगर हम रिटायरमेंट की बात करें और डेथ की बात करें यहाँ पे, उसको एक बार समराइज करते हैं। तो रिटायरमेंट क्या होगा आपका, प्लान किया जा सकता है फ्रॉम अ पार्टिकुलर डेट, किसी भी आप पार्टिकुलर डेट को आप रिटायरमेंट को आप प्लानिंग कर सकते हो। वेयर एज द डेथ ऑफ पार्टनर में ऑकर एनी टाइम ड्यूरिंग द ईयर, तो डेथ तो कभी भी हो सकता है क्योंकि राम नाम सत्य है, यही शाश्वत सत्य है और वो कभी भी हो सकता है। सेकेंड बोल रहा है, सेकेंड डिफरेंसेस क्या है, दैट द पेमेंट ऑफ अमाउंट ड्यू इज मेड टू रिटायरिंग पार्टनर इन केस ऑफ रिटायरमेंट, है ना। अब जो भी ड्यू अमाउंट होगा वो किसको मिलेगा, रिटायरिंग पार्टनर को, ऑब्वियसली रिटायरिंग पार्टनर को मिलेगा। लेकिन डेथ के केस में क्या पार्टनर स्वर्ग लोक से आएगा वापस पैसा लेने के, अरे भैया मेरा पैसा तो छूट ही गया यहाँ पे, ला ला पैसा दे दो तब मैं जाऊंगा स्वर्ग लोक, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। तो वैसा कह रहा है, वेयर एज द पेमेंट अमाउंट ड्यू इज मेड टू लीगल रिप्रेजेंटेटिव, मतलब कोई भी उसका
उत्तराधिकारी है, लीगल वारिस है, उसका बेटा बेटी या उसके कोई भी और भी ऑथोराइज पर्सन है, हाँ हाँ जी, तो एक हम बात करेंगे, ये पेमेंट किसको जाएगा, लीगल रिप्रेजेंटेटिव। क्लियर है, तो इतना हमको समझ में आता है। ऑफ डिसीट्स पार्टनर, देखिए अब थोड़ा सा लैंग्वेज भी चेंज हो रहा है। जो पार्टनर जा रहा है, जैसे हमने पहले भी आपको डिस्कस किया हुआ था कि हर पर्सन का नेचर चेंज हो जाता है। अगर वो लाइव पर्सन है, अगर वो जा रहा है तो उसको रिटायरमेंट बोलोगे आप। अगर वो मर जा रहा है तो आप उसको डिसीट्स पार्टनर की तरह बुलाओगे। जैसे ही डिसीट्स वर्ड यूज करोगे आप, वैसे ही पता चल जाएगा कि ये डेथ का कॉन्सेप्ट है। ठीक है, तो मेन बेसिक दो डिफरेंसेस हैं आपके सामने, रिटायरमेंट और डेथ में। बाकी अकाउंटिंग एंट्री जो है आपका सेम टू सेम होगा। ठीक है, चलिए, कहता है हाउ टू ascertain शेयर ऑफ डिसीज्ड पार्टनर व्हेन अ पार्टनर डाइज, द डिसीज्ड पार्टनर शेयर ऑफ द फर्म इज कैलकुलेटेड इन द सेम मैनर एज इन केस ऑफ रिटायरिंग पार्टनर। बोल भी दिया आपको कैसे करना है। अब लेक्चर 1 से लेकर 6 तक जो हमने किया है वो सारा का सारा इधर कॉपी पेस्ट कर देना है ना। चलिए, अमाउंट यूजुअली टेकन इनटू अकाउंट व्हाइल ascertain द शेयर ऑफ डिसीज्ड पार्टनर। क्या क्या काम आप करोगे, आप उसका अमाउंट असर्टेन करने के लिए, उसका हिस्सा आप निर्धारित करने के लिए। तो डेबिट्स क्या होगा उसके कैपिटल अकाउंट में, डेबिट बैलेंस ऑफ कैपिटल अकाउंट है, डेबिट बैलेंस ऑफ करेंट अकाउंट। शेयर ऑफ फिक्टिशियस गुडविल, मतलब एग्जिस्टिंग गुडविल में उसका जो शेयर आएगा उससे उसके कैपिटल को डेबिट कर दोगे। शेयर ऑफ लॉस ऑन रिवैल्यूएशन, अगर रिवैल्यूएशन पे लॉस आता है उससे अकाउंट से डेबिट कर दोगे, ये तो करते ही हैं हम। इस शेयर ऑफ अनडिस्ट्रीब्यूटेड लॉट, पास्ट का कोई लॉस है उसको आप डेबिट कर दोगे। इस शेयर ऑफ लॉस टू द डेथ, है ना। अब मान लेते हैं यहाँ पे वो डेथ किया है और ये आपका यहाँ पे ये डेथ किया है और बैलेंस शीट आपका यहाँ पे बना हुआ था, तो यहाँ से यहाँ तक का बैलेंस शीट फिर से प्रिपेयर किया जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस फिर से प्रिपेयर किया जाएगा और उस पीरियड का प्रॉफिट या लॉस जो भी होता है उसके अकाउंट्स में डेबिट क्रेडिट किया जाएगा। तो ये डेबिट साइड वाला भी बात कर रहा है, तो लॉस का केस का इधर करोगे। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग अगर कुछ होगा तो क्रेडिट क्या क्या करेंगे आप, उसके कैपिटल अकाउंट्स को आप क्रेडिट करोगे, करंट अकाउंट को क्रेडिट करोगे। कोई भी अनडिस्क्लोज गुडविल या कोई भी ऐसा एसेट्स नया क्रिएट होकर आता है तो वो फायदा है उसको आप करोगे। रिवैल्यूएशन पे अगर प्रॉफिट होता है उसको आप क्रेडिट करोगे। कोई भी पास्ट का अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट रिजर्व है उसको आप करोगे। इस शेयर ऑफ प्रॉफिट टू द डेथ करोगे और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को करोगे। क्लियर है, तो काम वही करना है, सेम टू सेम, बस थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल बेसिक डिफरेंसेस यही दोनों चीजें हैं कि रिटायरमेंट कैन बी प्लान बट डेथ कैन नॉट बी प्लान। रिटायरमेंट के केस में जो पैसा हिसाब बनेगा वो रिटायरिंग पार्टनर खुद भी लेके जाएगा, जबकि डिसीज्ड पार्टनर में ऑल्दो पार्टनर है ही नहीं लाइव तो उसके कोई भी लीगल रिप्रेजेंटेटिव उसके शेयर्स को लेके जाएंगे, जो भी उनका हिसाब किया जाएगा। क्लियर है दोस्तों, चलिए अगर इतना बात हमको समझ में आ रहा है तो हम अगले एक छोटे कॉन्सेप्ट की तरफ बढ़ते हैं और कोशिश करते हैं कि इसको हम आज समराइज और बाइंड अप कर दें। ये कुछ छोटे छोटे कॉन्सेप्ट है, उनको एक बार देखते हैं और इसको समझने का कोशिश करते हैं। कहता है आउट गोइंग पार्टनर शेयर इन द प्रॉफिट। अब देखिए बात हो रहा है कि रिटायरमेंट तो है नहीं, ये डेथ है, या रिटायरमेंट के केस में भी ऐसा निकाल सकते हो आप। कहता है आउट गोइंग पार्टनर, आउट गोइंग पार्टनर यहाँ पे या तो रिटायरिंग पार्टनर भी हो सकता है या डेथ का हो सकता है। अभी हम डेथ का कॉन्सेप्ट कर रहे हैं तो आप मान के चलिए कि हम डेथ के बारे में बात कर रहे हैं। कह रहा है हाउ टू कैलकुलेट आउट गोइंग पार्टनर शेयर्स इन द प्रॉफिट, है ना। ये कौन से प्रॉफिट की बात कर रहा है, जो बैलेंस शीट बन गया है या अभी जो बनना है। सर जो बनना है, मान लेते हैं आपका 31 दिसंबर को, 31/12/2019 को आपका बैलेंस शीट प्रिपेयर किया गया था, है ना। अब डेथ अगर होता है 31 मार्च 2020 को। क्लियर, तो यहां तक अब फाइनेंशियल ईयर आपका दिसंबर में खत्म हुआ। अब ये 3 महीना जो हुआ, इस 3 महीना में प्रॉफिट तो हुआ होगा, बट ऑल दो अभी तो प्रॉफिट लॉस अकाउंट बैलेंस शीट तो बना ही नहीं है। जब बना ही नहीं है तो कैसे प्रॉफिट असर्टेन होगा। उसके लिए दो मेथड्स आपको दिया हुआ है कि आप कैसे करोगे। पहला का नाम है, अगर हम सम अप करें, पहला है एक टाइम बेसिस पे दे देगा कि 3 महीने का टाइम है उसके बेसिस पे निकाल लो। दूसरा है टर्नओवर बेसिस पे, या उसको हम सेल्स बेसिस भी कह सकते हैं, उसी के बारे में नीचे दिया हुआ है। आइए एक बार देखते हैं। कहता है आपको इन्वॉल्व द फॉलोइंग टू स्टेप। पहला स्टेप क्या है, कहता है डिटर्मिनेशन ऑफ प्रॉफिट ऑफ द फर्म फ्रॉम द डेट ऑफ लास्ट बैलेंस शीट
टू द डेट ऑफ डेथ और रिटायरमेंट। कहां से कहां तक की बात कर रहा है प्रॉफिट डिसाइड करने के लिए? जो लास्ट बैलेंस शीट जो बना था, अगर हमने एग्जांपल लिया है तो लास्ट बैलेंस शीट आपका कौन सा है? 31 दिसंबर, ठीक है। और अभी का डेट कौन सा है आपका? 31 मार्च, ठीक है। सब्जेक्ट टू एग्रीमेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर पार्टनरशिप एग्रीमेंट में ये प्रोविजन नहीं रहेगा तो ये काम ही नहीं होगा। इसलिए बोला है सब्जेक्ट टू एग्रीमेंट, यानी कि डिड में आपको लिखा हुआ होना चाहिए। आपके केस में क्या होगा? क्वेश्चन में बोलना चाहिए। सच प्रॉफिट में बी डिटरमाइंड आइदर ऑन टाइम बेसिस, कैसे निकलेगा? एक तो टाइम बेसिस पे निकाल सकते हो और ऑन सेल्स बेसिस यूजिंग प्रीवियस ईयर प्रॉफिट और एवरेज प्रॉफिट ऑफ द पास्ट ईयर, है ना। पिछले साल के प्रॉफिट के आधार पर या पिछले साल के प्रॉफिट के एवरेज के आधार पर आप निकाल सकते हो। पहला बोल रहा है ऑन टाइम बेसिस, इन सच ए केस previous year profit or average profit of past year is divided between pre-death or retirement period to post-death retirement period on the basis of time, assuming that profit are earned evenly through the years as under। ये मानते हुए कि हर दिन का प्रॉफिट सेम है तो आप टाइम के बेसिस पे आप निकाल लोगे। अब मान लेते हैं कि पूरे साल में 12,000 का पिछले साल में प्रॉफिट था, एग्जाम्पल मैंने आपको दिया, है ना। तो 3 महीना का प्रॉफिट कैसे निकलेगा? तो 12,000 को डिवाइड कर देंगे हम 12 से और मल्टीप्लाई कर देंगे 3 से। अगर डेज में दिया होगा तो डेज में कितना प्रॉफिट आ जाएगा? 3,000। अब इस 3,000 में मान लेते हैं मिस्टर सी है वो डेथ कर रहा है और उसका हिस्सा है मान लेते हैं 2/6, कुछ भी हो सकता है। तो 3,000 का 2/6 उसका प्रॉफिट में हिस्सा होगा। कब का हिस्सा? जो बैलेंस शीट लास्ट प्रिपेयर हुआ है और डेथ के डेट तक का। तो पहला टाइम बेसिस पे निकल गया, तो समय के आधार पर पिछले प्रॉफिट को हमने प्रोपोर्शनेट कर दिया और आपका काम बन गया। दूसरा कहता है टर्नओवर बेसिस पे भी आप निकाल सकते हो। इसका फॉर्मूला पहले देख लीजिए कैसे निकलेगा। अगर हम बात करें, देख लीजिए एक बार। कहता है बैलेंस शीट का नंबर ऑफ मंथ, ये कह रहा है कि आपका नंबर ऑफ डेज और मंथ फ्रॉम द डेट ऑफ लास्ट बैलेंस शीट टू द डेट ऑफ रिटायरमेंट। या तो डेज में भी क्वेश्चन दे सकता है, मान लेते 25 तारीख को मर गया तो डेट में, अगर मंथ का आपको दिया है तो मंथ पे, है ना। डिवाइडेड बाई, अगर डेज का लोगे तो आप 365 से डिवाइड करोगे और मंथ होगा तो 12 से। अब प्रीवियस ईयर प्रॉफिट और एवरेज प्रॉफिट गिवन नंबर ऑफ पास्ट ईयर, ठीक है। तो ये फॉर्मूला दे दिया, तो ये कुछ और नहीं है, ये सिंपल सा मैंने आपको जो किया है, मान लेते हैं 3 मंथ आपका पोस्ट पीरियड है और पीछे का 12 मंथ होता है एक साल का, है ना। और प्रीवियस ईयर का प्रॉफिट आपने 12,000 लिया था, यही वाला तो कॉन्सेप्ट है 3,000, ये निकालने की बात कर रहा है टर्नओवर बेसिस पे। क्लियर? दूसरा एक हो सकता है आपका सेल्स बेसिस पे भी दे सकता है। इस केस में देख लीजिए कैसे होगा। कहता है इन सच ए केस previous year profit or average profit of past year are apportioned between pre-death or retirement period and post-death or retirement period on the basis of turnover। तो टर्नओवर के केस में जो बात कर रहा है वो कैसे कर रहा है? कह रहा है कि सेल्स फ्रॉम द डेट ऑफ द लास्ट बैलेंस शीट ऑन द डेथ ऑफ रिटायरमेंट। देखिए ये सीधा सीधा बात है, टर्नओवर के बेस पे कर रहा है। तो लास्ट ईयर का जो मान लेते हैं, लास्ट ईयर आपका प्रॉफिट था, हम सिंपल भाषा में यहाँ लिखते हैं, लास्ट ईयर का जो प्रॉफिट है उसको डिवाइड कर देना है लास्ट ईयर के सेल से, और जो लास्ट बैलेंस शीट और डेथ तक का जो बैलेंस शीट है उसका टर्नओवर आपको ले लेना है। मान लो तीन महीने का, अपने केस में 3 मंथ है तो 3 मंथ का टर्नओवर ले लोगे। ये सिंपल सा बोल रहे, मान लेते हैं कहता है कि पिछले साल प्रॉफिट हुआ था 1 लाख और सेल था पिछले साल का 10 लाख, ठीक है। और अभी बता रहा है कि अभी तक हम लोगों ने 2 लाख का सेल्स कर लिया हुआ है। कौन से? पिछले 3 महीने में जब लास्ट बैलेंस शीट बना था उसके बाद से अप टू डेथ तक का सेल है 2 लाख। तो सिंपल सा बात है, ये कैसे निकल जाएगा, कितना आ जाएगा प्रॉफिट? 20,000। ये टर्नओवर बेसिस हो गया। क्लियर? तो जैसा क्वेश्चन बोलेगा वैसा कहेंगे। यही ये फॉर्मूला दिया हुआ है, बड़ा अजीब सा है, आप स्क्रीनशॉट लेके आप पढ़ लीजिएगा। बात यही कह रहा है जो मैंने आपको बताया, ठीक है जी। आइए, तो ऐसा अगर निकल गया उसके बाद क्या करोगे आप? स्टेप नंबर 2 में जो भी हिस्सा बनेगा किसका? आउटगोइंग पार्टनर का। कैलकुलेशन ऑफ आउटगोइंग पार्टनर शेयर इन प्रॉफिट। द शेयर ऑफ एन आउटगोइंग
पार्टनर्स प्रॉफिट में बी कैलकुलेटेड एज अंडर। आउटगोइंग पार्टनर शेयर इन प्रॉफिट क्या कह रहा है, प्रॉफिट ऑफ द फर्म फॉर द पीरियड बिगिनिंग विद द डेट ऑफ अकाउंटिंग ईयर एंडिंग विद डेथ ऑफ रिटायरमेंट इनटू प्रोपोर्शनेट शेयर ऑफ आउटगोइंग पार्टनर। सिंपल सा बात है, ये मान लेते 20,000 प्रॉफिट निकल के आया और उसका 1/6 हिस्सा है, सीधा निकालिए ना सर, 20,000 इंटू 1/6। ठीक है, जो भी अमाउंट आएगा वो उसका हिस्सा हो जाएगा। आइए अगर इस कॉन्सेप्ट को आपको और भी थोड़ा सा डाउट है तो थोड़ा सा एक एग्जांपल इस पे ले लीजिए। चलिए आइए एग्जांपल भी आपको करा देते हैं। क्या कह रहा है देखिए एक बार, कहता है एक्स वाई एंड जेड आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट लॉस इन द रेशियो ऑफ 3:2:1 रेस्पेक्टिवली। ठीक है, चलिए तो तीन पार्टनर है एक्स वाई जेड और उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:2:1 है। एक्स डाइड ऑन 31 मार्च। देखिए ये डेट बहुत इंपॉर्टेंट है, कब डेट डाइड हो रहा है, 31 मार्च को। तो यहाँ पे एक बार लिखते हैं 31 मार्च 2016 को एक्स डेथ कर जाता है। ठीक है जी, चलिए अब डेथ तो टाइम बता के नहीं आएगा, होगा सो होगा। कैलकुलेट हिज शेयर ऑफ प्रॉफिट ड्यूरिंग द अकाउंटिंग ईयर 2016 इन ईच ऑफ द फॉलोइंग अल्टरनेटिव केसेस। अब देखिए ये जो है आपका फाइनेंशियल ईयर जो है कैलेंडर ईयर के फॉर्म में दिया हुआ है, इसका मतलब ये है कि आपका 2015 तक का बैलेंस शीट बना हुआ था, यानी कि लास्ट जो बैलेंस शीट है आपका 31 दिसंबर 2015 का बना हुआ था, क्योंकि 15-16 या 16-17 नहीं दिया हुआ है। तो ये आपका लास्ट बैलेंस शीट का डेट हो गया। ठीक है सर, अब यहां से यहां तक का पीरियड जो होता है वो होता है 3 मंथ। इस पीरियड का आपको निकालना है और ये दो केसेस है। तो पहला केस कह रहा है if the partnership did provide that share of profit till the date of death is to be estimated on the sum calculated on the average of last 3 year completed year profit, the books show the profit of the calendar year। यहाँ पे वर्ड भी यूज कर दिया कैलेंडर ईयर, आपको मालूम होगा, अगर नहीं मालूम होगा तो थोड़ा सा देख लीजिए। कैलेंडर ईयर वो होता है, कैलेंडर ईयर किसको बोलते हैं, कैलेंडर ईयर होता है अ पीरियड ऑफ 12 मंथ। कैलेंडर ईयर किसको बोलते हैं, अ पीरियड ऑफ 12 मंथ स्टार्ट फ्रॉम 1 जनवरी एंड एंड विथ 31 दिसंबर। ठीक है, तो ये पहली बार अपने सामने आया है। और एक होता है फाइनेंशियल ईयर, फाइनेंशियल ईयर अ पीरियड ऑफ 12 मंथ स्टार्ट फ्रॉम 1 अप्रैल और एंड विथ 31 मार्च। तो अपने केस में आप कंफ्यूज मत होइएगा, आपका क्वेश्चन जो है कैलेंडर ईयर का है, तो कैलेंडर ईयर का मतलब है कि आपका साल जो है 1 जनवरी को शुरू होगा और 31 दिसंबर को खत्म होगा। तभी तो 31 दिसंबर का लास्ट बैलेंस शीट बना हुआ है और उसका डेथ होता है 31 मार्च को, तो 3 महीना पोस्ट डेथ पीरियड हो गया है ना। चलिए तो आपके सामने प्रॉफिट तो दिया हुआ है 11 का 5,000, 12 का 5,000, 13 का 8,000, 14 का 7600 एंड 15 का 9,000। तो हम कौन कौन सा फिगर उठाएंगे, पास्ट 3 इयर्स का बोल रहा है एवरेज, तो पीछे से चलोगे आप करंट से, 15 का, 14 का और 13 का। ये अननेसेसरी आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया हुआ है ताकि आप उल्टा ना कर दो। ठीक है, तो हमारे पास अगर हम वर्किंग यहीं पे करते चलें तो हमको क्या करना पड़ेगा, हमको एवरेज निकालना पड़ेगा। तो पहले सम कर लेते हैं, कब का, 8,000, 8,000 प्लस 7600 प्लस आपका 9,000। ठीक है, और इसको डिवाइड कर लेंगे हम 3 से, यही एवरेज होगा जी। दूसरा क्या होगा, तो आप इसको एवरेज आप निकालेंगे तो कितना होगा, ये हो जाएगा 24,600 डिवाइडेड बाई 3, हाउ मच, 8,200। ये हो गया सर पास्ट प्रॉफिट जो कॉन्सेप्ट में आपको दिया हुआ था। अब बोल रहा है टाइम बेसिस पे निकालना है प्रॉफिट, तो टाइम बेसिस पे आपको निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको 8200 जो प्रॉफिट है वो पूरे पिछले 12 महीने का एवरेज है, तो 12 से डिवाइड कर देंगे और अपना पीरियड है 3 मंथ का। तो कितना अपना निकल के आ गया, जो भी इसको डिवाइड करिए 8200 डिवाइड बाई 12, यानी कि 4 से ये आ जाएगा 3, 4, 4 से इसको डिवाइड कर देंगे, 4, 4 दूना 8, 0, 5, 0। ठीक है, 2,050 रुपया पोस्ट डेथ पीरियड हो गया। अब इसमें डेथ कौन कर रहा है, इस केस में अपने सामने डेथ जो है वो कर रहा है मिस्टर एक्स, और एक्स का शेयर कितना है, 3, 2, 5, 1, 6, 3/6। ठीक है, यही है। तो 2050 में आप 3/6 से आप कर दोगे तो कितना हो जाएगा, शेयर्स में उसका हिस्सा 10,125 रुपया, यही निकालना है। ये निकल गया आपका सर टाइम बेसिस पे। ठीक है ना, बिल्कुल आसान। चलिए केस नंबर बी देखिए,
वो क्या कह रहा है, केस नंबर बी को देखिए एक बार, कह रहा है इफ द पार्टनरशिप डिड प्रोवाइडेड दैट शेयर ऑफ प्रॉफिट टिल द डेट ऑफ डेथ इज एस्टिमेटेड एट द सम कैलकुलेटेड ऑन द सेल, अब टर्नओवर के बेसिस पे आ गया, टिल द डेथ by applying the ratio of net profit to sales for the last accounting year, sales from 1/1/26 to 31st March 2016 is 30,000 and sales and net profit 2015 का जो है 3,60,000 का सेल है और 54,000 का नेट प्रॉफिट था। तो सिंपल सा बात है, बहुत मुश्किल काम तो है नहीं, आपको सेकंड वाला केस आपको लगाइए और काम करिए, तो सीधा बात है। अब टर्नओवर के ऊपर दे दिया तो टर्नओवर बोल रहा है, तो पिछले साल का जो है अगर टर्नओवर के बेस पे आप निकालने का कोशिश करोगे तो क्या होगा, 54,000 का आपका नेट प्रॉफिट है और पिछले साल का सेल कितना था, 3,60,000 और इस पीरियड का सेल कितना है, 30,000। तो यही तो निकालना है, कितना निकल के आ जाएगा, ये आप देखिए इसको 4,500, ठीक है, ये आ गया। अब इसमें हिस्सा किसका निकाल दें, मिस्टर एक्स का। चलिए इसका हिस्सा कितना है, कैसे निकलेगा, 3/6, 3/6 से इसको कर दीजिए। अब अगर इस हिसाब से बात करेंगे तो 2,250 रुपये, ठीक है। चलिए इतना बात समझ में आ रहा है हम लोगों को। तो एक छोटा सा और कॉन्सेप्ट है, उसको एक बार रीड करते हैं और इधर का चैप्टर आज का समाप्त हो जाएगा। आइए अगले कॉन्सेप्ट की तरफ देखिए, स्क्रीन पे जो नया कॉन्सेप्ट है वो उसके बारे में आप एक बार रीड करते हैं। कह रहा है अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ आउटगोइंग पार्टनर शेयर इन द प्रॉफिट। कह रहा है द आउटगोइंग पार्टनर शेयर इन द प्रॉफिट मे बी एडजस्टेड, कैसे एडजस्टेड होगा, मे बी एडजस्टेड आइदर इन द फॉलोइंग वे। पहला कह रहा है थ्रू अ प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट। अब देखिए सर क्या है कि अगर हम बात करें हम कि अगर अपना पिछला ही एग्जाम्पल हमने देखा था, तो लास्ट जो बैलेंस शीट था वो कब का बना हुआ था आपका, 31/12/2015 का लास्ट एग्जाम्पल में, और डेथ कब हो रहा है, 31/3/2016 को। अब ऑल दो यहाँ तो बैलेंस शीट बना हुआ था बट यहाँ तो अभी बैलेंस शीट बना ही नहीं है, ठीक है। या अगला बैलेंस शीट जो बनेगा वो कब बनेगा, 31 दिसंबर 2016 को। अब तब तक जो आपने डिसाइड किया था कि जो भी प्रॉफिट होगा और उसमें जो डिसीट्स पार्टनर या रिटायरिंग पार्टनर का जो भी शेयर्स जाएगा, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट तो अभी बना ही नहीं है। तो ये उसके लिए कह रहा है कि एक काम करो ना, आप अभी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आप साल के एंड में बना लेना। अभी एक काम करो, एक लेजर खोल लो जिसका नाम रहेगा प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट, उसके बारे में बात कर रहे हैं हम लोग। द टोटल प्रॉफिट और लॉस बिटवीन द डेट ऑफ लास्ट बैलेंस शीट and the date of death or retirement may be distributed among all partner including outgoing partner in their old profit sharing ratio। ऑब्वियसली बात है, पुराने पार्टनर है तो पुराने रेशियो में ही जाएगा। थ्रू प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट, एक अकाउंट आप खोल लोगे, आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एप्रोप्रिएशन अकाउंट नहीं बनाकर प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट खोल लोगे और उसको एंट्री कैसे करोगे, तो अगर प्रॉफिट होता है तो प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट डेबिट करके ऑल पार्टनर्स को आप क्रेडिट कर दोगे, और लॉस होगा उल्टा एंट्री हो जाएगा। उल्टा एंट्री का मतलब पार्टनर्स कैपिटल डेबिट, प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट क्रेडिट। ट्यूटोरियल नोट्स देख लीजिए। द प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट शुड बी क्लोज बाय ट्रांसफरिंग इट्स बैलेंस टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एट द एंड ऑफ द अकाउंटिंग ईयर। कब, 31 दिसंबर को जाके इस लेजर को आप क्या कर देना, क्लोज कर देना। This treatment is appropriate only when the new profit sharing ratio of continuing partner does not differ from their old profit sharing ratio। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये क्या कह रहा है, अगर ऐसा ना हो कि आपका नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो है वो नए पार्टनर में जो कंटिन्यूइंग पार्टनर में रहेगा वो चेंज हो जाए। ये कब होगा, अगर डिफर नहीं करता है तो ही आप इस ऑप्शन का विकल्प का आप यूज करना, अदरवाइज क्या कर लेना, ऑप्शन नंबर 2 कहता है थ्रू कैपिटल अकाउंट ऑफ द गेनिंग पार्टनर। देखिए यहाँ वर्ड फिर से गेनिंग पार्टनर कर दिया, कंटिन्यूइंग पार्टनर नहीं वर्ड यूज किया हुआ है। गेन कौन कर सकता है, अगर ए बी सी है, सी डेथ हो गया तो ए बी दोनों गेन कर सकते हैं, तो ये वाला कर लेना अगर सेम टू सेम हो प्रीवियस वाला। अगर कहता है कि अगर बी भी गेन नहीं कर रहा है, केवल ए गेन कर रहा है, तो आपको ये वाला कॉन्सेप्ट यूज करना है। इंस्टीड ऑफ टोटल प्रॉफिट और लॉस only the outgoing partner share remain may be adjusted in the capital account of the gaining partner
in gaining ratio the following journal entry pass and record subject to the such adjustment। ठीक है, तो एक एंट्री होगा, वो एंट्री हम यहाँ पे लिख देते हैं। अगर प्रॉफिट होगा तो उस केस में क्या होगा, सिंपल सा बात है, हम क्या करते हैं, गेनिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू आउटगोइंग पार्टनर। ठीक है, अगर लॉस होगा तो उसको रिवर्स कर देंगे, क्या करेंगे, आउटगोइंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गेनिंग पार्टनर। ठीक है, ये एंट्री होगा। तो होप सो आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया। और देखिए एंट्री तो सारा का सारा रिटायरमेंट वाला ही करना है, डेथ के केस में मैंने ये आपको कॉन्सेप्ट करा दिया। देखिए एक और भी कॉन्सेप्ट आपको चल के आके मिलेगा, जब इनका अकाउंट सेटल्ड होगा तो आपका सेटल्ड पीरियड के अंदर एग्जीक्यूटर का अकाउंट भी खोलने के लिए ये लोग बोल सकते हैं। तो सिंपल लेजर होगा, पर्सनल अकाउंट की तरह उसको आप ट्रीट कर लेंगे, और सेम टू सेम सारा जर्नल एंट्री पोस्ट होगा इसका डेथ के केस में, जैसा कि रिटायरमेंट में हुआ है। तो बाकी जो मैंने डिफरेंसेस था आपको मैंने वो करवा दिया यहाँ पे, बाकी सारा कुछ सेम टू सेम है। होप सो आपको पार्टनरशिप का जो एक बार देख लेते हैं कि क्या क्या कॉन्सेप्ट हम लोगों ने कर लिया। अगर एक बार समराइज करें यहाँ पे, तो हमारा चैप्टर 1 से लेकर चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3 एंड चैप्टर 4 तक फिनिश हो गया है। पार्टनरशिप में एक और चैप्टर बचा हुआ है, चैप्टर नंबर 5, जो कि है डिजोल्यूशन, जो आगे हम लोग करेंगे। चैप्टर 1 में आपने फंडामेंटल किया, ठीक है। चैप्टर 2 में आपने पीएसआर के चेंजेस को देखा। चैप्टर 3 में आपने एडमिशन ऑफ पार्टनर देखा। चैप्टर 4 में आपने रिटायरमेंट भी देखा और लगे हाथ डेथ भी देखा। आपने एनालाइज किया होगा कि फंडामेंटल चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट था, और जितना भी कॉन्सेप्ट हम लोगों ने किया वो पीएसआर में किया। उसके बाद एडमिशन और रिटायरमेंट में सबका सेम टू सेम कॉन्सेप्ट चल रहा था, फिर भी मैंने आपको दिखाया। ठीक है, तो होप सो दोस्तों आज के लेक्चर को हम एंड कर रहे हैं इस आशा के साथ कि आपने हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दिया होगा। अगर नहीं किया है तो प्लीज़ कर दीजिए, ताकि मैं और अच्छे से अच्छे वीडियो आपको प्रोवाइड करा सकूं। और तब तक के लिए हम आपसे विदा ले रहे हैं, और अगले चैप्टर में हम लोग डिस्कस करेंगे डिसोल्यूशन ऑफ फॉर्म के बारे में। तो होप सो आपको एक दो दिन का गैप भी मिलना चाहिए, ताकि आप इस चैप्टर को बहुत अच्छे तरीके से कर लो। चलिए, तो नेक्स्ट वीडियो में हम आपके लिए लेकर आएंगे डिसोल्यूशन ऑफ फॉर्म। तो आपका पार्टनरशिप का कॉन्सेप्ट खत्म हो जाएगा, उसके बाद हम लोग कंपनी का चैप्टर स्टार्ट करेंगे। चलिए, इसी के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। जय हिंद, जय दोस्त।